मित्रों, रोशनी का पर्व, बुराई पर अच्छाई की विजय का पर्व दीपावली आज बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। पूरे दूरदर्शन परिवार की तरफ से आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपने परिवार के साथ इस पर्व का आनंद लीजिए, पटाखे भी जलाइए, लेकिन बच्चों को हमारी एक मित्रवत सलाह है कि जब वो पटाखों का आनंद लें तो अपने साथ घर के किसी बड़े सदस्य को ज़रूर साथ में रखें। इसी के साथ अपने इस अंक को आगे बढ़ाते हुए अब हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है गेहूं की खेती, भूमि, उर्वरक और प्रजातियां। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर NB सिंह को। डॉक्टर साहब, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दीपावली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो पहला प्रश्न ये उठता है कि गेहूं की पैदावार की क्या कुछ दशाएं होती हैं, क्या कुछ शर्तें होती हैं, किस तरह से किन दशाओं में गेहूं को उगाना चाहिए? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है जी। किसान भाई उत्तर प्रदेश में 3 दशाओं में गेहूं की खेती करते हैं जी। सिंचित समय से, असिंचित समय से, सिंचित विलंब से। जी। असिंचित और समय से बुआई के लिए उपयुक्त समय होता है अक्टूबर का अंतिम सप्ताह और नवंबर का प्रथम सप्ताह। इसके लिए अक्टूबर के माह में जो वर्षा होती है उसके जल को संरक्षण कर लें किसान भाई जी। और पाटा चला के नमी को संरक्षण कर लें। और जब दिन का तापक्रम कम हो जाए तो अंतिम सप्ताह और नवंबर के प्रथम सप्ताह में एक दो जुताई करें, ज़्यादा जुताई न करें, नमी उड़ने की डर रहती है, और तुरंत बुआई कर दें। सिंचित तो समय की दशा में किसान भाई अगर धान की खेती के बाद गेहूं ले रहे हैं तो उसका जमीन थोड़ी हार्ड हो जाती है, उसको मिट्टी पलटने वाले हल से, फिर डिस्क हैरो से और कल्टीवेटर से चला के मिट्टी को खूब भुरभुरी कर करके तभी गेहूं की बुआई करें। और विलंब की दशा में वहाँ पर भी 3-4 जुताई कर करके उपयुक्त नमी पर अच्छी मिट्टी तैयार करके गेहूं की बुआई करें, तब उनको अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। यानी कि आपके कहने का अर्थ यह है कि नमी वाली भूमि हमें प्रयोग करना चाहिए। और एक ध्यान रखें, दिन का औसत टेम्परेचर 22 से 23 डिग्री सी हो तभी बुआई करें, क्योंकि ज्यादा तापक्रम पर बुआई करेंगे तो जमाव पर भी प्रभाव पड़ता है और किल्ले जो निकलते हैं वो मर जाते हैं। अब हम जानना चाहेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आप तो जानते हैं कि परंपरागत तरीकों से खेती हमारे किसान मित्र करते आए हैं अब तक, पुराने तरीके के बीजों का इस्तेमाल करते आए हैं अभी तक। आप वैज्ञानिक हैं, आपको बहुत जानकारी है, जिसलिए हमने आपको आमंत्रित किया है। तो दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है प्रजाति के बारे में। तो देखिए, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। आज जो उपज में क्रांति आई है वो वैज्ञानिकों के अथक प्रयास से आया है और प्रजातियों का बहुत महत्व है। असिंचित दशा में बहुत सी प्रजातियां हैं। मुख्य प्रजातियां हैं C306, K8027, K9351, K9465, K8962। ये सब प्रजातियां का अगर किसान भाई प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये ताप अवरोधी है, शुष्क अवरोधी है, इनका जड़ गहरा जाता है और ये धीरे धीरे बढ़ती हैं। जब दाना भरने का प्रक्रिया तेज होती है तो जल्दी पक जाती हैं और तापक्रम का इनके दाने के भरने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और सिंचित दशा में जो समय से बुआई है, इसमें बहुत वो प्रजातियां लें जो 125 से 30 दिन में पकती हों, किल्ले ज्यादा बनते हो, शुष्क भार ज्यादा बनता हो। और प्रजातियां हैं PBW 502, PBW 550, DBW 17, DBW 39, K307। हम प्रजातियां निकालें जो भारत सरकार ने अनुमोदित कर दिया है, K1006, NW 5054, SD 2733, PBW 343, SD 2824, SD 2687। ये सभी अधिक उपज देने वाली प्रजातियां हैं। अगर किसान भाई इन प्रजातियों का प्रयोग करते हैं तो उनको अधिक से अधिक उपज मिलती है। और विलंब की दशा में भी प्रजातियां अलग हैं। किसान भाई विलंब की दशा में अगर उनको खेती करनी है तो हलना है, जिसे हम K7903 कहते हैं, NW 1014 है, HI 1563 है, राज 3765 है, उन्नत हलना है, K9423 है, K9533 है। इन सभी प्रजातियों का किसान भाई प्रयोग करें, क्योंकि ये जल्दी पकने वाली प्रजाति हैं। इनका बढ़ते हुए तापक्रम पर इनके दाने पर प्रभाव नहीं पड़ता, दाना नहीं सुकड़ता है, गुणवत्ता अच्छी होती है। तो किसान भाइयों से मुझे आग्रह करना है, क्षेत्रवार
जो हम लोग संस्कृत करते हैं उन्हीं प्रजातियों का प्रयोग करें अगर उनको अधिक से अधिक उपज लेना है। जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी। इसी चर्चा से, इसी क्रम में एक नया सवाल ये उठता है कि पुरानी प्रजातियां और अभी जो आपने बहुत सारी नई प्रजातियों के बारे में जानकारी दी, क्या इनकी पैदावार में भी कोई अंतर होता है? बहुत अंतर है। अगर आप ध्यान दें कि 68 के 65 के 72 के 78 ऊंची वैरायटी थी, लंबाई ज्यादा थी, गिर जाता था, जो हम उर्वरक देते थे उस पर रिस्पांस नहीं करती थी। आज ये बौनी प्रजातियां हैं, ये जो हम उर्वरक देते हैं उस पर रिस्पांस करती हैं और अधिक से अधिक उपज देती है। इनकी पत्ती हरी रहती है, भोजन बनाने की प्रक्रिया तेज होती है, शुष्क भार ज्यादा होता है। जब आप स्वस्थ पौधा रहेगा तो स्वस्थ बीज बनेगा, स्वस्थ दाना बनेगा, ज्यादा उपज मिलेगी। डॉक्टर साहब, इसी श्रृंखला में एक प्रश्न ये भी उठता है कि अभी तो जो आपने प्रजातियों के बारे में जानकारी दी, किसान भाई इतना तो याद नहीं रख सकेंगे, लेकिन विस्तृत रूप से इन प्रजातियों के बारे में जानकारी लेने के लिए वो कहाँ संपर्क वो हमारे कृषि विश्वविद्यालय, चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय है, नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय है, मेरठ सरदार वल्लभ भाई पटेल विश्वविद्यालय है, हमारा कृषि निदेशालय है, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर अफसर हैं। किसान भाई अगर उनके पास जाएंगे तो हम लोग उनको प्रजातियों के बारे में, कौन सी प्रजाति लेना है, किस दशा में कौन सा प्रजाति बोना है, सारी सूचना हम लोग दे देंगे। जी डॉक्टर साहब, एक किसान के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है व्यय का, यानी कि उसमें खर्च करने वाली राशि का। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि पुरानी प्रजाति और नई प्रजाति को इस्तेमाल करने में क्या व्यय में, यानी कि खर्च करने वाली राशि में भी अंतर होता है और लगभग कितनी राशि व्यय करनी पड़ सकती है किसान को? अगर ब्रीडर सीड किसान भाई प्रयोग करता है तो 43 रुपया प्रति किलो के हिसाब से बीज उपलब्ध है। अगर सर्टिफाइड सीड लेता, ज्यादातर किसान भाई सर्टिफाइड सीड प्रयोग करते हैं, उनका 22 से 23 रुपया प्रति किलोग्राम उसका दर है। और आज पैसा नहीं महत्वपूर्ण है, आज उनको अच्छा बीज मिल रहा है, अच्छा उत्पादन देने वाली प्रजाति है। तो किसान भाई जब एक जमाना था 9 से 10 कुंटल मिलता था, आज 55 से 60 कुंटल मिल रहा है। बहुत तो बड़ा अंतर है। आप देखिए उपज कितनी बढ़ गई और पहले क्या उपज थी। तो किसान भाइयों के लिए आज सुखद समाचार यह है कि उनके पास कई प्रजातियां उपलब्ध हैं, वो अपने मन से प्रजातियां का चयन कर सकते हैं। और बीज हर जगह उपलब्ध है, कृषि विश्वविद्यालय में उपज है, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर अफसर्स के जितने सरकारी गोदाम है वहां पर उपलब्ध है। कहीं भी किसान जाकर के बीज निकटतम जहां से भी वो ले सकता है। जी डॉक्टर साहब, भूमि और प्रजातियों की बात तो हमने कर ली, लेकिन एक फसल को अच्छा बनाने के लिए, एक अच्छी पैदावार पाने के लिए उसमें कुछ उर्वरकों का इस्तेमाल भी हमको बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। आज हम कहते हैं जमीन की शक्ति घट गई, कार्बन की मात्रा घट रही है। तो मेरा किसान भाई से, आपके माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से यह बताना है कि वो कार्बन की मात्रा बढ़ाएं, जीवांश खाद्य का प्रयोग करें, ग्रीन मैन्योरिंग, ढैंचा इत्यादि का वो अपने खेत में लें। इसके अलावा असिंचित दशा में 40 किलोग्राम नत्रजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस, 30 किलोग्राम पोटास का प्रयोग करें, पूरी मात्रा एक साथ दे दें। और सिंचित समय में अगर धान के बाद गेहूं की खेती कर रहे हैं तो 150 किलोग्राम नत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटास, जिसमें नत्रजन की मात्रा 1/3 भाग बुआई के समय, बची 2 किस्तों का पहली सिंचाई दूसरी सिंचाई पर दे दें। फास्फोरस पोटास को तुरंत दे दें बुआई के समय, और 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट जरूर दें। इसका बहुत बड़ा प्रभाव है। यह पौधे को स्वस्थ रखता है, पत्तियों को बढ़ाने में मदद करता है, और जितना शुष्क भार बनेगा उतना ही अच्छा आपको दाने का उपज बढ़ेगा। जी डॉक्टर साहब, एक अच्छी फसल पाने के लिए गेहूं के लिए लगभग कितना समय किसान को इंतजार करना पड़ेगा? एक अच्छी फसल के लिए 125 दिन। जी, एक 125 बुआई से लेकर के पकने तक 125 दिन की आवश्यकता होती है। किसान भाई को हम 3-4 मुख्य बातें बताऊंगा। समय से बुवाई करें, संतुलित उर्वरक प्रयोग करें, पंक्ति में बुवाई करें, और अपने खेत को लेजर लाइन लेवलर से समतल कर लें ताकि जो भी सिंचाई करें समान रूप से खेत में पानी पहुंच जाए। और बीज का शोधन करें, अपना बीज
3 साल बाद अवश्य बदल दें। कि आपके कहने का मतलब है कि सही भूमि, सही उर्वरक और सही प्रजातियों का अगर हमारे किसान भाई इस्तेमाल करें तो उनकी आर्थिक स्थिति बहुत सुधर सकती है। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। हम पूरी उम्मीद करते हैं कि किसान भाइयों को इस चर्चा से बहुत आनंद भी प्राप्त हुआ होगा, बहुत जानकारी भी मिली होगी। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आगे के अंकों में भी हम आपको अच्छी जानकारी दे सकें। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ शामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा, आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। आइए आनंद लेते हैं एक दीपावली गीत का। घर घर में खुशियाँ छाई, शुभ ये घड़ी है आई। घर घर में खुशियाँ छाई, शुभ ये घड़ी है आई। झूमो जी नाचो गाओ मिलके, कि आई देखो दिवाली, कि आई देखो दिवाली, दिवाली देखो, आई देखो दिवाली। जब सी नशा छा गया है, मस्ती जब सी नशा छा गया है। मौसम भी कैसे सवर सा गया है, मौसम भी कैसे सवर सा गया है। निखरी सी लागे है हर सू दिशाएं, ये सब है दीपावली की अदाएं। आई देखो दिवाली, ये आई देखो दिवाली, दिवाली देखो, आई देखो दिवाली।
चेहरे पे सबके है खुशियों की लाली। बजने लगे हैं दमादम पटाखे, हो बजने लगे हैं दमादम पटाखे। हर कोई चाहे कि वो सबसे आगे। अंधियारा रह न जाए, दिए इतने जलाए, मन का कोई कोना न छूटे। कि आई देखो दिवाली, कि आई देखो दिवाली, दिवाली देखो आई देखो दिवाली। घर घर में खुशियाँ छाई, शुभ ये घड़ी है आई।